अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ। आज हम हाइपरटेंशन को डिस्कस करेंगे, जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल और बहुत ही डेंजर ज़रूरी टॉपिक है, जिसको हम आज समझेंगे। हाइपरटेंशन को डिस्कस करने के साथ साथ इससे बचाव भी लास्ट में हम दिखाएंगे कि हाइपरटेंशन से हमारे माशरे में लोगों को किस तरह बचाया जा सकता है। इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो लेट्स स्टार्ट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन है क्या, इसको पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर इसके टाइप्स पे बात करेंगे, फिर काजेस पे थोड़ी सी बात करेंगे, और आखिर में फिर मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल पे भी बात करेंगे, दवाइयों पे भी बात करेंगे। और चूंकि दवाइयाँ तो इसकी बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं, तो हम फिर दवाइयों पे अगले लेक्चर्स के अंदर एक एक वीडियो लेक्चर के अंदर एक एक दवाइयों के क्लास पे बात करेंगे। जैसे इसके बाद अगला वाला लेक्चर डायूरेटिक्स पे होगा, फिर उसके बाद जो बीटा ब्लॉकर्स है, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, वगैरह वगैरह, फिर इस पे बात हम करेंगे इंशाल्लाह। आज के लेक्चर के अंदर हम हाइपरटेंशन को समझेंगे। हाइपरटेंशन होता क्या है, ये क्यों होता है, और इससे बचाव किस तरह मुमकिन है। तो हाइपरटेंशन आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर भी हाइपरटेंशन को कहा जाता है। इट इज अ कॉमन मेडिकल कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज इज कंसिस्टेंटली टू हाई। फिजियोलॉजी के अंदर एक लॉ है जिसको स्टार्लिंग लॉ कहा जाता है। स्टार्लिंग लॉ एक कार्डिक आउटपुट के हवाले से और हार्ट के ऊपर जो वीनस रिटर्न आता है उसके मुतालिक बहुत ज़रूरी नॉलेज दिखाता है। तो मैं आप सबके साथ पहले ज़रा स्टार्लिंग लॉ को डिस्कस कर लूँ, फिर हाइपरटेंशन पे बात करते हैं। हार्ट के मसल्स की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो मुख्तलिफ अकसाम के हैं और बहुत ज़्यादा है। उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि हार्ट के ऊपर या हार्ट को जो रिटर्न ब्लड का मिलता है, वो जितना ज्यादा मिलेगा ये रिलैक्स होता जाएगा। इसके मसल में स्ट्रेच फोर्स बहुत ज्यादा है, ये कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और उसी के मुताबिक जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ज्यादा फोर्स के साथ उस ब्लड को पुश करेगा। और इसी को कहते हैं स्टार्लिंग लॉ, जो कार्डिक आउटपुट, वीनस रिटर्न और कार्डिक आउटपुट के बीच में और हार्ट के मसल्स के बीच में ताल्लुक को दिखाता है, इसके रिलेशनशिप को दिखाता है। तो स्टार्लिंग लॉ में स्टार्लिंग जो साइंटिस्ट है उसने कहा हुआ है कि हार्ट के मसल्स की ये कैपेबिलिटी है कि ये रिलैक्सेशन के टाइम में इस पे जितना ज्यादा ब्लड आएगा ये फूलेगा, रिलैक्स होगा, फैलेगा, ब्लड को समाएगा और फिर उसी तरह ज्यादा फोर्स के साथ इसको पुश करेगा, तो हमें फिर ब्लड का प्रेशर ज्यादा मिलेगा। ये कुछ टाइम के लिए हार्ट का एक बड़ा जबरदस्त कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है। लेकिन अगर यही हाल हार्ट के ऊपर बड़े अरसे तक रहे, महीनों महीने रहे, सालों साल रहे, तो हार्ट के मसल्स के अंदर जो ये स्ट्रेच फोर्स है, ये इसकी वजह से ये बार बार प्रेशर बर्दाश्त करते 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 ये कमजोर हो जाते हैं और हार्ट बीमार हो जाते हैं, उसके मसल्स बीमार हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फिर लग जाती है, जिसका सबसे पहला अलामत हाइपरटेंशन निकलता है। क्योंकि ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर से पुश करेगा, तो बीपी ज्यादा आएगी, मुसलसल होगा, मुसलसल कंसिस्टेंटली होगा, तो बीपी जो उसका लेवल है वो हाइपरटेंशन में चला जाएगा और मुसलसल रहेगा। फिर हार्ट के अंदर वालों में भी मसला आ सकता है, हार्ट के मसल कार्डियोमायोपैथी की बीमारियां भी हो सकती है, हार्ट अटैक तक भी ये जा सकता है। तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फिर दिल के अंदर बन जाती है। तो ये मैंने आप सबके सामने स्टार्लिंग लॉ को डिस्कस किया। अब हाइपरटेंशन के वजूहात बहुत है, ये मैंने एक वीनस रिटर्न और कार्डिक आउटपुट के बीच में आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया कि हाइपरटेंशन में असल में पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस भी बढ़ सकता है और हार्ट को ब्लड भी ज्यादा मिल सकता है, उस वजह से भी ये प्रेशर बढ़ा सकता है। तो ओवर टाइम हाइपरटेंशन कैन डैमेज द आर्टरी। जब हाइपरटेंशन बन जाती है तो हाइपरटेंशन में चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा ये पुश करता है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, या इसको ज्यादा मिल रहा है तो ये ज्यादा पुश करेगा। वीनस रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डिक आउटपुट। वीनस रिटर्न हार्ट को ज्यादा मिलेगा। वीनस रिटर्न से मुराद जो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू सारी बॉडी से ब्लड आ रहा है, तो अगर वो जितना ज्यादा आएगा उतना ही कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा जाएगा। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जब हाइपरटेंशन बन जाएगा तो हाइपरटेंशन तमाम आर्टरीज को डैमेज करना शुरू कर लेता है, हार्ट के अंदर भी डैमेज, वालों को नुकसान
शुरू कर देता है, मसल्स पे बोझ आ जाता है, और हार्ट अपनी जो वर्कलोड है उसके लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का डिमांड भी बढ़ जाता है। अक्सर ये हाइपरटेंशन अगर बहुत ज्यादा हो, 200 से ऊपर सिस्टोलिक का और फिर डायस्टोलिक का भी ऊपर चला जाता है 100 से ऊपर, तो हार्ट अगर ये लंबे अरसे तक हो तो हार्ट कमजोर पड़ जाता है, फिर इसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी बन जाती है, फिर हार्ट अटैक आ जाता है, तो एंजाइना पेक्टोरस की अलामत स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत वास्ट बातें हैं, आज हम सिंपली थोड़ा सा हाइपरटेंशन को डिस्कस करते हैं ताकि इससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट मिल जाए। तो हार्ट इसको डैमेज कर लेता है एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड किडनी डिजीज। इसी तरह दिल के अमराज, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि हार्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं, इसी तरह इसका असर दिमाग के आर्टरीज पे भी होता है। तो अक्सर हाइपरटेंशन अगर मुसलसल ज्यादा हो तो स्ट्रोक भी हो सकता है, और इससे रीनल डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, हाइपरटेंशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द साइलेंट किलर। इनिशियली जब किसी को हाइपरटेंशन हो जाता है तो अलामत उसको पता नहीं लगता, क्योंकि अलामत नहीं होते, या उसने पहले ये एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ होता, तो अगर उसको कोई हेडेक या कोई अलामत होती है तो उसको पता नहीं लगता। तो हाइपरटेंशन इज ऑफन रिफर टू एज अ साइलेंट किलर। एकदम से उसका बीपी हाई हो जाता है और उसको हार्ट अटैक होके या फालज का अटैक होके, स्ट्रोक का अटैक होके अक्सर पेशेंट एक्सपायर हो जाते हैं। तो देयरफॉर इट इज अ साइलेंट किलर बिकॉज इट टिपिकली हैज नो सिम्टम। स्टार्ट में इसका कोई सिम्टम पेशेंट नहीं वो कर सकता, फील कर सकता, या उसको समझ में नहीं आती, बट इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू द बॉडी इफ फिल्ट अनट्रीट। अगर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को आपने ट्रीट ना किया, मुसलसल छोड़े रखा, तो जिस तरह अभी मैंने स्टार्लिंग लॉ के अंदर डिस्कस किया, ये आपके हार्ट के अंदर वालों में, उसके मसल में, उसके अंदर बहुत सारे मसाइल क्रिएट करेगा, और ये आपको फिर कंप्लीट डैमेज भी दे सकता है। अब डैमेज के हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं। हमारी बॉडी के अंदर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी के लिहाज से तीन किस्म के सेल्स होते हैं। एक को परमानेंट सेल उसमें बोलते हैं, एक स्टेबल सेल होते हैं, एक कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो हार्ट जो है ये परमानेंट सेल्स में आता है। अगर हार्ट के अंदर कोई डैमेज हो जाए तो इसकी रीजनरेशन कैपेबिलिटी नहीं है, ये फिर परमानेंटली डैमेज हो जाएगा और फिर रीजनरेट नहीं होगा। यही वजह है जिन लोगों को हार्ट अटैक हो जाए, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाए, तो वो फिर लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेगा, क्योंकि उसके हार्ट के अंदर अगर इंटीरियर वॉल एम आई हुई है तो उसका इंटीरियर वॉल का हिस्सा वो फिर मर जाता है, निक्रोटिक हो जाता है, और फिर दवाइयों के जरिए वहां से हेल्प ली जाती है। हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर भी बहुत सारे हैं, जिसमें एज, जितना एज बढ़ता जाएगा ओवर 50 और 60 ईयर्स के लोगों में हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा कॉमन, क्योंकि रगों रगों में वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल का मसला बॉडी में आ जाता है। एजिंग का अपना सीनाइल इफेक्ट भी है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, हार्ट की बीमारियां, हार्ट अटैक की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां, उन लोगों में बहुत ज्यादा ये पाया जाता है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। फिजिकल इनएक्टिविटी, जिन लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उन लोगों में बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन पाया जाता है। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको यूज करते हैं उन लोगों में भी ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। एंड जो लोग एक्सेसिव अल्कोहल का इंटेक करते हैं उन लोगों में भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा जी, हाइपरटेंशन जो है ये दो टाइप्स का होता है। एक को प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो 90 से 95% पाया जाता है, जिसको इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी बोला जाता है। ये 90 टू 95% जो हाइपरटेंशन जिन लोगों को होता है उसका काज मालूम नहीं होता कि इन लोगों को हाइपरटेंशन क्यों है, इसलिए इसको इडियोपैथिक या एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोला जाता है। तमाम जरूरी टेस्टों के बाद इन लोगों में पता नहीं लगता कि इसको हाइपरटेंशन क्यों है। दूसरा इसका टाइप है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये 5 to 10% पाया जाता है, और वो तमाम वजूहात जो हाइपरटेंशन के मालूम है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आते हैं। जैसे कुछ काजेज इसमें मैं बता देता हूँ। वो लोग जिनको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, कोलेस्ट्रोल लेवल उसका ब्लड में हाई रहता है, या रीनल प्रॉब्लम्स की वजह से, या कोई न्यूरोट्रांसमीटर का मसला है, जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा, एक एड्रिनल मेडुला के अंदर रसूली का ट्यूमर का होना, उसको फियोक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं। एड्रेनालिन और नार एड्रेनालिन वहां से ज्यादा रिलीज होता है, तो वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और हाइपरटेंशन हो जाता है। इसके अलावा लिपिड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का मैंने बताया, और भी अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, एलडीएल ज्यादा है, वीएलडीएल ज्यादा है, तो उन लोगों को भी फिर हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा T3 T4 का मसला हो, हार्मोनल मसला हो, कोर्टिसोल का मसला हो, रगों के तंग होने का मसला हो, एथेरोस्क्लेरोसिस का,
इसके अलावा एओर्टिक एन्यूरिज्म के इस किस्म के कुछ मसाइल होते हैं, ओबेसिटी का, डायबिटीज का मसला। इस किस्म की बीमारियां अगर मौजूद हो और इसके साथ हाइपरटेंशन हो तो फिर ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। अगर ये बीमारियां ना हो फिर भी बंदे को हाइपरटेंशन हो तो दैट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन। ठीक है। हाइपरटेंशन के मुतालिक कुछ की फैक्ट्स जो रिसर्च से अभी 2023 में न्यू रिसर्च से जो बातें सामने आई है उसकी एस्टिमेशन के मुताबिक 46% ऑफ एडल्ट्स विद द हाइपरटेंशन आर अनअवेयर दैट दे हैव द कंडीशन। 46% एडल्ट लोगों को ये पता ही नहीं है कि उसको हाइपरटेंशन है। कि उनको या तो सिम्टम्स का अंदाजा नहीं है या उससे पहले एक्सपोजर नहीं हुआ, पता उसको नहीं लग रहा, तो अपने हाइपरटेंशन से वो अनअवेयर है। ये इस रिसर्च के मुताबिक 46% अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन हो गया इन हाइपरटेंशन के लोगों का। लेस देन हाफ ऑफ एडल्ट्स 42% विद द हाइपरटेंशन आर डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड। इस तरह 42% एडल्ट्स में ये डायग्नोज होकर ट्रीट हो जाते हैं और अप्रोक्सीमेटली 1 in 5 एडल्ट 21% विद द हाइपरटेंशन हैव इट अंडर कंट्रोल। और इसी तरह हर 5 में से एक बंदा या 21% जो होते हैं ये हाइपरटेंशन को कंट्रोल रखते हैं थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू डाइट वगैरह, इस तरह सेडेंटरी लाइफस्टाइल से अपने आप को बचाते हैं। तो हाइपरटेंशन जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि एक जानलेवा मसला है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आपको लेके जा सकता है, एक बड़ा कोमोर्बिड कंप्रोमाइजिंग कंडीशन में आपको लेके जा सकता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू मैनेज हाइपरटेंशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस एंड improve ओवरऑल हेल्थ। Regular blood pressure monitoring and consultation with a healthcare professional are important। अपने कार्डियोलॉजिस्ट, अपने मेडिकल फिजिशियन, अपने कंसल्टेंट के साथ अपनी चेकअप कराना अगर आपको खदशा है या आपकी फैमिली में पाया जाता है हाइपरटेंशन का मसला, ताकि आपको पता लग जाए। अगर नहीं है फिर आप सेफ्टी के दायरे में हो, अगर आपको है तो टाइम पे आपको पता लग जाएगा तो कॉम्प्लिकेशंस में उससे आप अपने आप को बचा लोगे और आप बीमारी के लगने को, आप उसके रिस्क को रिड्यूस कर लोगे। ठीक है। Treatment for the hypertension typically involves lifestyle changes and medication। हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयों से मुमकिन नहीं है, दवाइयों के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ अगर मेडिकेशन आप लोगे तो फिर आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, फिर कम से कम मेडिकेशन पे आप रहोगे। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपको थोड़ा सा मूव करके एक्सरसाइज करना होगा, ब्रिस्क वॉक करना होगा, स्पेशली मॉडरेट टाइप ऑफ एक्सरसाइज बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के साथ। अगर किसी बंदे को हाइपरटेंशन है और वो कंट्रोल नहीं कर रहा फिर एक्सरसाइज से मजीद ये बढ़ेगा, ये भी जहन में रखना। ठीक है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में एक एक्सरसाइज को प्रोमोट करना, ये आपको जहनी रिलैक्सेशन देगा, आपके मूड को अच्छा करेगा, आपके सर्कुलेशन को बेहतर बनाएगा, आपके एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को यूज करवाएगा। इसके साथ लाइफस्टाइल चेंजेस में अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग को खत्म कर लें, इसको बंद कर लें, इसको स्टॉप कर लें। तीसरी डाइट, अगर आप नमक का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो नमक को आपने रिड्यूस करना होगा, क्योंकि नमक जो है सोडियम, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, हार्ट को और किडनी को डैमेज करेगा, तो और कंप्रोमाइज कंडीशन बनेगी। ठीक है। और डाइट में कोलेस्ट्रॉल का जो डाइट जितना भी है घी के फॉर्म में हो, चाहे ऐसी मुरगन गजाएं और ऐसी गजाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पाया जाता हो, जैसे बड़े गोश्त के अंदर अक्सर होते हैं, तो उसको आपने थोड़ा सा मना करना होगा। और इसके साथ मेडिकेशन, तो मेडिकेशन स्टार्ट में भी मैंने कहा था कि हाइपरटेंशन की मेडिकेशन बहुत ज्यादा क्लासेस में फैली हुई है, तकरीबन 7-8 क्लासेस हैं। इसमें से यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और फिर हर एक क्लास पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, फिर आप लोगों को उससे फिर दवाइयों की समझ लग जाएगी। तो एंटी हाइपरटेंसिव medications work by relaxing and widening the blood vessels, which helps to lower blood pressure and reduce the risk of complications such as heart attack, stroke and kidney disease। अगर ब्लड प्रेशर को आप दवाइयाँ टाइम पे लें, और ये दवाइयाँ जो हाइपरटेंशन की होती है ये रगों को डायलेट करती है, रिलैक्स करती है, जिससे ब्लड प्रेशर का जो हाइपरटेंशन की लेवल है वो कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है, लो नहीं लेकिन नॉर्मल हम इसको कह सकते हैं। तो इससे कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस हो जाती है, हार्ट के अंदर भी नुकसान नहीं हो सकता या कम से कम पे रह जाता है, स्ट्रोक के चांसेस भी कम हो जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो जाते हैं और रीनल डैमेज के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये कुछ मेडिकेशंस जिसको कॉमनली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है।
उस क्लासेस का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया है। सबसे पहला क्लास जो है वो है डायोरेटिक्स। डायोरेटिक्स को पेशाब आवर दवाइयाँ भी कहा जाता है, या इसको वाटर पिल भी बोलते हैं। डायोरेटिक्स आल्सो नोन एज वाटर पिल which help the body eliminate excess sodium and water which can help lower blood pressure। डायोरेटिक्स की बहुत इसके अंदर फिर सब क्लासेस है, जिसमें से कुछ को लूप डायोरेटिक्स, कुछ को पोटेशियम स्पारिंग डायोरेटिक्स बोलते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में डायोरेटिक्स पे पूरा करेंगे, और फिर मैं इसके इंडिकेशन भी बताऊंगा, कंट्रा इंडिकेशन भी बताऊंगा, और साथ में फिर इसके ट्रेड नेम पे भी बात करेंगे। सबसे मशहूर जो यूज होने वाला इंजेक्टेबली डायरेटिक है वो है फ्रूजिमाइड, लेसेक्स के नाम से आता है। इमरजेंसी में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये क्या काम करते हैं, ये बॉडी से एक्सेस फ्लूइड और सोडियम को, वाटर और सोडियम को निकालते हैं। जब सोडियम और वाटर बॉडी से निकलेगा तो हार्ट के ऊपर वीनस रिटर्न कम आएगा, तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, तो हार्ट को रिलैक्सेशन मिल जाएगी और बीपी डिक्रीज हो जाएगा। ये इस तरह इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब ये कहाँ पे, किडनी के अंदर ये अमल कहाँ पे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वहाँ पे डिटेल से क्या है, ये फिर अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा क्लास एस इनहिबिटर्स है, एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। जो एंजियोटेंसिनोजिन एंजाइम जो एंजियोटेंसिनोजिन 2 को बनाता है, जो एक बहुत पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर होता है, उसके काम को ये रोकता है, तो उसको ब्लॉक करता है। तो एंजियोटेंसिनोजिन 2 जब नहीं बनेगा तो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी और एल्डोस्टेरोन भी नहीं बनेगा। ये एक एस इनहिबिटर्स के अंदर मैं इसको फिर अगले सेकंड वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा कि एस इनहिबिटर, ये जो एस एंजाइम है या जो एंजियोटेंसिनोजिन 2 है, ये किस तरह बनता है, इसके लिए फैक्टर्स रिलीज होने के लिए क्या है, और ये 2 स्टेप्स जो होते हैं रिनीन के बाद लिवर और लंग्स के अंदर, वो भी फिर अगले वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा जब एस इनहिबिटर्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो ये किस तरह सारा अमल होता है ये वहां पे फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना याद रख ले कि एस इनहिबिटर्स जो है ये एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को ब्लॉक करके एंजियोटेंसिनोजिन 2 को ब्लॉक कर लेता है, वो बनने नहीं देता। जब एंजियोटेंसिनोजिन 2 नहीं बनेगा तो ये बीपी को बढ़ाता है ना, तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट नहीं होंगे तो बीपी नहीं बढ़ेगा, तो इससे कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज होता है और कार्डिक रिटर्न भी। तो ये प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों को कम कराता है हार्ट के ऊपर, तो बीपी डिक्रीज हो जाती है। ये एस इनहिबिटर्स ही वो दवाइयां हैं जो हार्ट अटैक के बाद ड्रग ऑफ चॉइस है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तीसरा जो ग्रुप है वो एंजियोटेंसिनोजन रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये दवाइयाँ आजकल यूज होने वाली, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने वाली, बहुत वाइडली यूज होने वाली दवाई। ये एंजियोटेंसिनोजिन 2 का काम बनने के बाद जो काम होता है उस इफेक्ट को ब्लॉक करता है, रोकता नहीं है इसको। ये बनता है लेकिन इसको इसको उस रिसेप्टर के साथ अटैच होकर काम करने से मना करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन को रोकता है। तो ये एज कम्पेयर टू एज इनहिबिटर्स ये बड़ी अच्छी दवाइयाँ है, क्योंकि एज इनहिबिटर्स को अगर आप लंबे अरसे के लिए यूज करो तो फिर किडनी को डैमेज या किडनी में नुकसान करने का खदशा वहां पे होता है, रिनीन के सिस्टम को ब्लॉक करने की वजह से। ये उसके बनने में या उसके रिलीज होने में कोई डायरेक्ट किरदार अदा नहीं करता, एआरबीज या एंजियोटेंसिनोजन रिसेप्टर ब्लॉकर। बट ये एंजियोटेंसिनोजन रिसेप्टर 2, जो एंजियोटेंसिनोजन 2 है, उसके इफेक्ट को रोकता है, ब्लॉक करता है। अगला जो चौथा ग्रुप है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी एक बहुत, इसके अंदर बहुत ज्यादा सब क्लासेस हैं, और ये जो है कैल्शियम चैनल्स को हार्ट के मसल्स के अंदर ब्लॉक करते हैं। कैल्शियम की इनफ्लक्स नहीं होगी और इसका काम जो है वो रुक जाएगा, तो क्या होगा, मसल रिलैक्स हो जाएंगे। अगर को आप ब्लॉक कर लो तो इससे मसल की कॉन्ट्रैक्शन पे असर आएगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन ये कम हो जाएगी, तो हार्ट की रफ्तार और हार्ट का जो धड़कना है उसको रिलैक्सेशन मिल जाती है, उसको वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसलिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, इसका नेगेटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट है। अब नेगेटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, ये मेरा पहले एक वीडियो लेक्चर है यूट्यूब पे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के नाम से, वहाँ के टाइटल को आप वो करके उसको जरा सुन ले, वहाँ पे आयोनोट्रोपिक एजेंट्स और क्रोनोट्रोपिक एजेंट्स के मुतालिक आप लोगों को मिल जाएगी। इसके बाद अगला ग्रुप है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करने वाले, उसको ब्लॉक करने वाली दवाइयां हैं। स्पेसिफिकली जो बीटा 1 हार्ट के अंदर ब्लॉक करते हैं उसको स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं, और हाइपरटेंशन के लिए वाइडली यही यूज होते हैं जो स्पेसिफिकली बीटा 1 को ब्लॉक करते हैं।
बीटा रिसेप्टर जो होते हैं ये एड्रेनालिन के रिसेप्टर्स हैं। एड्रेनालिन काम करने वाला, बीपी को बढ़ाने वाला एक हार्मोन है जो हार्ट रेट को बढ़ाता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। तो जब आप उसको ब्लॉक कर लो तो एड्रेनालिन के काम को आपने मना कर लिया, और बीटा ब्लॉकर्स इनवर्स एगोनिस्ट के तौर पे काम करते हैं। और एड्रेनालिन वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, ये दवाइयाँ वेजो डायलेशन कर लेती है तो बीपी गिर जाता है। इसके भी सब क्लासेस है और टाइप्स है, इस पे भी फिर हम बीटा ब्लॉकर्स के अंदर बात करेंगे। अल्फा ब्लॉकर्स है। अल्फा ब्लॉकर्स पहले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता था, जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन के अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करते हैं, लेकिन आजकल इसको बहुत कम या निग्लिजिबली यूज किया जाता है। अल्फा ब्लॉकर्स में कुछ दवाइयाँ जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होती है मर्दों में, ये इस मसले को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज आजकल बहुत ज्यादा किया जाता है। अगला क्लास है वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स वो दवाइयाँ हैं जो डायरेक्ट वेसल्स को डायलेट करती है और बीपी को कम करती है और हार्ट के वर्कलोड को भी कम करती है। इसमें से नाइट्रोग्लाइसरीन या एंजोसिड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो जुबान के नीचे लोग रखते हैं, ये सबसे मशहूर एक दवाई है। इसे भी हम इंडिविजुअली फिर बात करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप में से किसी ने अपनी राय शेयर करनी है, सजेशन देने हैं या कुछ ऐड करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो लेक्चर तक खुदा हाफिज।